आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और न्यूज नेशन पर आज हम क्वेश्चन आवर में उठाएंगे एक सबसे बड़ा सवाल, फ्री का नुकसान। जी हां, फ्री का नुकसान जिसे देश झेल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था झेल रही है, लेकिन चुनावी जुमले के तौर पर चुनावी सभाओं में उसका जमकर इस्तेमाल होता है और फिर लोगों को खुश करने के लिए वो फ्री का फायदा सब्सिडी के तौर पर पहुंचाया जाता है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी चरमरा रही है कि 9 महीने का सरकार का बजट जो है खत्म होने में आ गया है सारा पैसा, और स्वास्थ्य सेवाओं से, रक्षा बजट से अब कटौती करने की नौबत आ गई है सरकार को। तो आप सोच सकते हैं ये सब्सिडी नाम का फ्री का तोहफा कितना नुकसानदायक साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल आज क्वेश्चन आवर में हम यही उठाएंगे कि क्या मौजूदा सरकार जो खुद एक बड़े बदलाव की वकालत करती है, विकास की वकालत करती है, वोट बैंक को नाराज करके सब्सिडी कम करेगी, क्या वाकई ऐसे कड़े कदम उठा सकेगी? इस पर यूपीए सरकार के नुमाइंदों का क्या कुछ कहना है और अर्थशास्त्री क्या कुछ सोचते हैं, इन तमाम पहलुओं पर होगी बातचीत। लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सब्सिडी को लेकर, एक ऐसा तोहफा जिसका इंतजार इंसान करता रहता है। इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, किसान करते हैं, आम आदमी करता है। सब्सिडी का यह मोहरा सियासत की धुरी बन जाता है और सब्सिडी की सीढ़ी के जरिए सियासतदान फर्श से अर्श तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सब्सिडी को लेकर सवाल तो उठाए। कुछ सवाल और इन्हीं सवालों से जुड़े मसलों पर न्यूज नेशन आपके सामने खास पेशकश ला रहा है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सब्सिडी को लेकर सवाल तो उठाए। कुछ सवाल और इन्हीं सवालों से जुड़े मसलों पर न्यूज नेशन आपके सामने खास पेशकश ला रहा है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। मुफ्त बिजली के वादे पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई आवाज। दिल्ली में एक समिट के दौरान मोदी ने मुफ्त बिजली और पानी के वादे को लेकर अपने सवाल उठाए। पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली, और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते। फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे, और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। मोदी ने बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए अपनी बात कही, लेकिन मोदी के सवाल पर आम आदमी पार्टी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि दिल्ली के लोगों को हम सस्ती बिजली दिलाने में, एफोर्डेबल बिजली दिलाने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिले और दिल्ली के लोगों का भला हो। जवाब देना लाजमी भी था, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी मुफ्त बिजली और पानी के मुद्दे को बुनियाद बनाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची थी, और अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं वादों को पूरा करना है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली की राजनीति से जुड़ा नहीं है। दूसरे राज्य भी मुफ्त बिजली और पानी का तोहफा जनता को देते रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी को क्यों सब्सिडी पर बयान देना पड़ा? क्या है सब्सिडी का अर्थव्यवस्था से कनेक्शन, और कैसे सब्सिडी कभी कभी पड़ जाती है भारी? इन्हीं सवालों का जवाब समझने के लिए देखिए फ्री का नुकसान। तो फ्री का नुकसान हम क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बता दूं कि सब्सिडी की वजह से जो ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है, 40,000 करोड़ रुपए सरकार को सिर्फ अकेले ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी देने से नुकसान होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर जो एक आदमी 20,000 तनख्वाह लेता है उसको भी उतने का ही मिलता है, जो 2 लाख लेता है उसको भी उतने का ही मिलता है, और इस क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी से 46,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सरकार को झेलना पड़ता है। बिजली सब्सिडी की अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि जिस बिजली सब्सिडी की बात करते हुए आज आम आदमी पार्टी सत्ता की सीढ़ी पर काबिज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा में उसका जिक्र किया। अब राजनीतिक जिक्र था, आर्थिक जिक्र था, ये तो मोदी के बजट से साफ हो जाएगा। लेकिन जरा हम आपको दिखाते हैं बड़े राज्यों में बिजली पर भारी सब्सिडी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य सरकार ने जो सब्सिडी दी है उसकी कीमत से सरकार को तकरीबन 300 करोड़ रुपए सालाना झेलनी पड़ती है। मध्य प्रदेश 1400 करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी देता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी ने उपभोक्ताओं को 20% की सब्सिडी दी थी। महाराष्ट्र हर महीने 706 करोड़ की सब्सिडी देता है। किसानों को सालाना 11,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। महाराष्ट्र पावर लूम को सालाना 1100 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। सरकार को सालाना 20,000 करोड़ की सब्सिडी झेलनी पड़ती है। गुजरात 2,500 करोड़, माफ कीजिएगा, 250 करोड़ की सब्सिडी जिस तरह से देता है। पंजाब, केंद्र पर भी सब्सिडी के बोझ का असर जो है कहीं ना कहीं जाकर पड़ता ही है। सब्सिडी का टारगेट गरीब और कमजोर वर्ग होना चाहिए। गरीबी रेखा से ऊपर वालों को भी सब्सिडी का लाभ मिलता है, क्योंकि देश में जिस तरह से एक पूरा सिस्टम अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, 87% सब्सिडी का फायदा गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को मिल जाता है। बिजली सब्सिडी 15,000 अस्पताल बिजली सब्सिडी से
आपको बता दें कि 1,25,000 स्कूल बन सकते हैं। ये सिर्फ बिजली सब्सिडी की हम बात करें। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं। मीम अफजल साहब, आपकी सरकार की काफी आलोचना हुई थी। जिस चीज को आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे उसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि आपने एक और बोझ जो है वो लाद कर चले गए हैं आप आने वाली सरकारों को लेकर फूड सिक्योरिटी बिल के रूप में। 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा जो है उसमें खर्च हो जाते हैं। उससे पहले लोग भूखे तो नहीं मर रहे थे और उसमें भी फायदा जो है सही तबके को नहीं हो पा रहा है। आपकी सरकार का बोझ जो है आने वाली सरकारों को ढोना पड़ रहा है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे बोझ हैं जो हर सरकार को उठाने पड़ते हैं। आपने अभी जो बहुत सारी बातें बताई हैं, ये मुख्तलिफ स्टेट्स की जो सरकारें हैं वो इस बोझ को उठा रही हैं। जब आवाम को कोई राहत पहुंचानी होती है और सरकार के पास आमदनी नहीं, आवाम उससे पहले भूखा तो नहीं मर रहा था। ये सवाल पूछा जाता है कि गरीब आज हमारे लोगों में कुपोषण के आंकड़े जो है, ऐसा नहीं है कि ये फूड सिक्योरिटी बिल आने से लोग अब भूख से नहीं मरते हैं या फिर कुपोषण की संख्या कम हो गई। अभी भी लोग वैसे ही हालात में हैं। तो इस फूड सिक्योरिटी बिल से कम आपको बता दूं 1,30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बाढ़ जो है सरकार पर पड़ता है। और अब जो कमेटी इसके रिव्यू के लिए बनी है उसने भी कहा है कि यहां पर 67% से घटाकर जो सीमा है 40% लोगों को ही इसके दायरे में लाना चाहिए। आपको लगता है कि वोट बैंक के लिए आप लोगों ने एक दांव चला था जो अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ता दिख रहा है? देखिए, हमने इससे पहले एक नरेगा की स्कीम शुरू की थी। वो भी आलोचनाओं के घेरे में रही थी। नहीं शुरू करना चाहिए था। उससे पहले भी लोग भूखे नहीं मर रहे थे। और नहीं, मैं तो सिर्फ अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं लोग मर रहे हैं। जी आज भी लोग तो सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा ना। जी अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ बिजॉन मिश्रा जी, आप बताइए। तो बहुत नहीं, अर्थशास्त्री तो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं। नहीं, जो सरकार आती है अर्थशास्त्री बहुत सारे उसी के मुताबिक बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल मनमोहन जी तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। 1,20,000, आप 30,000 नहीं है वो। हम लोग नहीं, 1,20,000 की सब्सिडी है जो मोटिवेटेड नहीं है। हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। आप ये समझ लीजिए, हम लोग लोगों का शुभचिंतन। आपके ख्याल में ये 1,20,000 की सब्सिडी हमको नहीं देनी चाहिए? लोगों को 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया अनाज नहीं मिलना चाहिए? गलत है, बिल्कुल गलत है। FCI को डिसमेंटल कर दीजिए। आप कह सकते हैं ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी कह दे, कॉम्पिटिशन लाइए, विजेंद्र जी चॉइस लाइए। नहीं, मीम अफजल साहब ने बहुत सही बात की है कि अर्थशास्त्री कह सकता है लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी कहकर दिखाए। विजेंद्र जी, आज नरेंद्र मोदी जी बात तो बड़ी सही कर रहे हैं। सब्सिडी को लेकर उनकी चिंता जो है वो सही भी है, क्योंकि हमें अपना रक्षा बजट, हमें अपना हेल्थ बजट, हमें अपनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उन्हें कर्टल करना पड़ेगा अगर यूं ही सब्सिडी देते रहे तो। लेकिन क्या आपकी पार्टी जो पूर्ण बहुमत में बैठी है, क्या कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है वाकई में? ऐसे हम कुछ बजट में देखेंगे? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी ने पहले दिन से, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, कभी कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई घोषणा नहीं की। आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव में हम लोग गए थे, हमने कभी किसी सब्सिडी की बात नहीं की। हमने कोई कभी किसी तरह के प्रलोभन की बात नहीं की। तो जो कमेटी ने सिफारिश की है फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर के 67% लोग जो इसके दायरे में आते हैं उन सब 40% घटा के कर देना चाहिए। 23,000 करोड़ रुपए जो है उससे बच जाएंगे। भले अनाज जो है 5 किलो की बजाय 7 किलो दे दो। क्या हम बजट में ये कदम देख सकते हैं, ऐसे कड़े कदम, जिससे एक बड़ा वर्ग नाराज भी हो सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा ना, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो कांग्रेस ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने, इन दोनों पार्टियों ने चुनाव को ध्यान में रख करके वायदे किए। वो ठीक है, उन पर काम करेंगे। और अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि अभी बहुत कम समय हुआ है। आगे आने वाले समय में परिस्थितियों को देख करके हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन चुनाव में ध्यान में रखकर अगर राजनीतिक पार्टियां लोगों को प्रलोभन देने के वास्ते अगर इस तरह की बातें करती है तो उसके शॉर्ट टर्म गेन तो हो सकते हैं राजनीतिक दलों को, लेकिन देश को या दिल्ली को लॉन्ग टर्म लाभ होगा। दिल्ली की बात की है दिलीप पांडे जी, यहाँ पर सवाल आपके लिए ही आ गया है घूम फिर के। जो बिजली के दाम आप आधे करने की बात करते हैं, प्रपोजल आज कैबिनेट में पहले ही दिन आपकी सरकार एक्शन में नजर आती है, लेकिन क्या फ्रीबीज देकर, क्या इलीगल जमीन पर तमाम झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा ये कहकर
लोगों का प्यार तो आप बटोर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में एक विकसित राजधानी दिल्ली को दे सकते हैं आप इस आधार पर? जब पैसा ही नहीं होगा तो विकास के कामों में खर्च कहां से होगा साहब? सब कुछ तो सब्सिडी में चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गलत चश्मे से हम सारी चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विजन जी की बात सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा सुन के। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी कोई ऐसा चुनावी वायदा नहीं किया जो सस्ती लोकप्रियता के लिए हो, प्रलोभन के लिहाज से ऐसा कोई वादा नहीं किया। जबकि उन्हीं की पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि 15 लाख का काले धन का वायदा तो चुनावी जुमला था। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के चुनाव के ठीक पहले बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ माननीय मोदी जी के विज्ञापन छपे थे कि बिजली के बिल 50% कम कर देंगे। थोड़ा पहले और जाए विजेंद्र जी तो शायद याद थोड़ा सा जोर डालें दिमाग पे तो याद आएगा कि पिछले चुनाव में 30% बिजली के दाम और इन्होंने कम करने को कहे थे। तो ये झूठ ना बोलें, जनता को अब तो चुनाव खत्म हो चुका है। चुनावी भाषणों से बाहर निकले, सब्सिडी का रास्ता तो आप भी अख्तियार करते हैं। जनता को फेस करना है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की आंखों में आंखें डाल के बात करना है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक बात पिनाज, दूसरी बात इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। पिनाज आपकी पिनाज मैं इस बात पे बहस नहीं करना चाहता, पूरी नहीं, क्योंकि इस बात को सब जानते हैं कि मोदी जी का जो काम करने का तरीका है उसमें कोई चुनावी वायदे कोई मुख्य मुद्दा नहीं है। उसमें लोगों को राहत देना एक मुद्दा है। और जो मोदी जी ने कहा है देने के नाम पर पैसा कहां से आएगा, लोगों का विश्वास है। सवाल ये उठता है कि सब्सिडी, मैं ऐसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता जिसको तर्कसंगत रहा हूं। सब्सिडी उस वर्ग तक पहुंचनी चाहिए जिसको वाकई में जरूरत हो। किसी के 5 एसी चलाने के लिए बिजली पर सब्सिडी का औचित्य कम से कम एक पढ़े लिखे आम आदमी को समझ में आए, ये समझ से परे हो जाता है। मैं दिलीप पांडे जी आपसे बात करूंगी, मीम अफजल साहब आपसे भी, लेकिन जो केजरीवाल साहब का सब्सिडी प्लान है जरा उसके बारे में बता दूं दर्शकों को कि क्या है। आपको बता दें 0 से 200 यूनिट तक ₹1.20 प्रति यूनिट जो है वो अभी आपको दर से बिल आता है। जिस तरह से सब्सिडी आप कह रहा है कि ₹2 की सब्सिडी जो है वो देगा। दिल्ली में अभी तक 200 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹1.20 प्रति यूनिट और 201 से 400 यूनिट तक 80 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती है। लेकिन केजरीवाल सरकार जो है, आम आदमी पार्टी सरकार जो है, वो कह रही है कि दिल्ली को 200 यूनिट तक ₹2 सब्सिडी और 200 से 400 यूनिट तक ₹2.95 प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जाएगी। अभी तक दिल्ली को मिलने वाली बिजली की सब्सिडी पर 300 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते थे, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी सरकार के हिसाब से चलें तो दिल्ली के बजट में बिजली की सब्सिडी पर अब 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी दिल्ली के बजट से बढ़ी हुई सब्सिडी को पूरा करने के लिए तकरीबन 1100 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार का मकसद ऐसा प्रस्ताव तैयार करना है जिससे सब्सिडी के इस बोझ का तकरीबन 250 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से दिल्ली सरकार को मिल जाए। दिलीप पांडे साहब, ये जो प्लान मैंने समझाया है सब्सिडी का, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। मेरे घर का बजट जो है अच्छा चलेगा, लेकिन दिल्ली का बजट बिगड़ जाएगा साहब, और केंद्र पैसा देगा इसकी क्या गारंटी है? और केंद्र भी कहां से लाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़े। मैं थोड़ा सा इसके पीछे का अर्थशास्त्र और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तमाम जो सब्सिडियां बाकी की सरकारें देती रही हैं, आप तक देती आई हैं, वो टोटल बजट का 10 से 14% के आसपास होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली के कुल बजट का ये जो सब्सिडी है 1100 करोड़ रुपए, ये मात्र 3% है। एक बात। दूसरी बात, हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं इस देश की समस्याओं का समाधान अब चैरिटी नहीं हो सकती, सब्सिडी नहीं हो सकती। ये तो आप वही समाधान सुझाकर से पता है सामने आ रहे और भारतीय जनता पार्टी के पास इस सब्सिडी के अलावा कोई प्लान था ही नहीं। पर हमारे पास प्लान है। हमारे पास प्लान ए है, हमारे पास प्लान बी है। हम 2 सोल्यूशन है इसके पिनाज जी, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि हमने बिजली कंपनियों के डिस्कॉम्स के ऑडिट ऑर्डर किए हुए हैं और ऐसे तमाम कागजात हम सबूत जब तक ऑडिट आएंगे तब तक तो सरकारी घाटे में रहेगी ना साहब। सब्सिडी का घाटा कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर ही भारी पड़ेगा ना दिलीप पांडे साहब। उतने दिन इंतजार कर लेते जब तक ऑडिट आता। आप मुझे मेरी तरफ से बोलने दें। जी जी बोलिए। आप मेरी तरफ से ना बोले, मैं तो पूछ रही हूँ साहब, काम है मेरा पूछना। आप क्यों प्रवक्ता बन रही है? मुझे काम है मेरा पूछना। मैं प्रवक्ता किसी पार्टी की नहीं हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। मैं जनता की प्रवक्ता हूँ, जनता की प्रवक्ता हूँ। देश जब सब्सिडी की बोझ से दब रहा है तो सवाल न्यूज़ नेशन उठा रहा है। आपस में क्यों डिबेट कर रहे हैं? जी बोलिए। पिनाज जी, हम आपस में क्यों डिबेट कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। सिंपल सी बात है ना जवाब। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि 2 सोल्यूशन, जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है वो इनका ये जो 1100 करोड़ रुपए की सब्सिडी है इससे आएगा। 400 यूनिट तक के लोगों को फायदा मिलेगा जो 87% है। 80% से भी ज्यादा लोग जो है दिल्ली में वो इसके बेनिफिशियरी होंगे जो 400 यूनिट तक खर्च करते हैं। ये क्रॉस सब्सिडी दी गई यहां पे, यानी 400 यूनिट से अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको पूरे का बिल देना पड़ेगा, जो इस बात के लिए एनकरेज करेगा लोगों को कि लोग बिजली की बचत करें। एक बात। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये कहता है कि डिस्कॉम कंपनियों के ऑडिट होंगे
होंगे। ये ऑडिट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और भाजपा की सरकारों ने रोक के रखे हुए थे, क्योंकि इनकी मिली भगत थी। हम ये ऑडिट करवाएंगे कि पहले कटौती करना सिखाओ, सब्सिडी देकर बहुत सारे घोटाले निकल के आएंगे। ये हमने भी देखा है जब एलपीजी सिलेंडर्स को कट डाउन किया गया 12, तो पता चला पति का एक कनेक्शन, पत्नी का एक, बच्चों का एक, माँ बाप का एक, 12 कनेक्शन की बजाय अब घर में 50-50 सिलेंडर का ऑप्शन अवेलेबल है। वो रास्ता भी सही नहीं निकला। तो वाकई में आपको लगता है कि दिलीप पांडे साहब जो रास्ता सुझा रहे हैं वो फिजिबल है, वही तरीका है? देखिए, हम ये सोचते हैं कि आप यदि सही ढंग से उदारीकरण लाएंगे बिजली क्षेत्र में, तो आप दर को गिरा सकते हो एफिशिएंसी से। आप एफिशिएंसी से गिरा सकते हो, इनएफिशिएंसी से नहीं गिरा सकते हो। आप इनएफिशिएंसी पे बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप सब्सिडी आप पैसे कहां से लाएंगे? आपको पैसे कौन देगा? आप तो वैसे ही बटोर नहीं पा रहे हैं जो पैसे मिल रहा है आपको। इतने टैक्स की इवेजन हो रही है, इतने डाइवर्शन हो रही है, उसको आप बटोर नहीं पा रहे हो। हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज एक प्लान ये लीजिए पहले कि आप एफिशिएंसी, ऑडिट से एफिशिएंसी नहीं आती है, कंपटीशन से आती है। आप उपभोक्ताओं को ये चॉइस दीजिए कि हम ओपन एक्सेस कैसे ला सकते हैं। आप उपभोक्ताओं को ये चॉइस दीजिए कि कैसे कंपटीशन आ सकता है हमारे डिस्कॉम के बीच में। दिलीप पांडे जी, इसका जवाब आप देना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप 4 और लेके आ जाइए सर्विस प्रोवाइडर्स, लेकिन जब आपके जो एग्जिस्टिंग 2 हैं, उन्हीं 2 कंपनियां भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई हैं, तो जब 6 हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उसको हटाइए, उसको हटाइए। हो चुका है, कोर्ट में साबित हो चुका है कि कंपनियों ने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स फर्ज किए हुए हैं। तो सही लोगों को लाइए, उनको सजा दिलाइए, उनको सजा दिलाइए। आप सही लोगों को लाइए। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ कंपनियों ने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स फर्ज किए हुए हैं। तो सही लोगों को लाइए, उनको सजा दिलाइए, उनको सजा दिलाइए। आप सही लोगों को लाइए। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा मैं रामकृपाल जी से समझना चाहूंगी। रामकृपाल जी, जनता में एक लंबा इतिहास है सब्सिडी देने का। जनता को भ्रामक मत कीजिए प्लीज। रामकृपाल जी, सब्सिडी देने का एक लंबा इतिहास चला रहा है। हर इलेक्शन में हर तरीके से सब्सिडी उस व्यक्ति वर्ग को लुभाने के लिए दी जाती है। देखिए, मैं एक बेसिक सवाल कर रहा हूँ कि 67 साल में इस देश के आदमी को इस हालत में क्यों रखा है कि वो कटोरा लेकर के खड़ा हो आपके सामने। 71 में कांग्रेस ने कहा था गरीबी हटाएंगे। सर, जो बंदा 47 में पैदा हुआ होगा, आज उसकी उम्र 68 साल होगी। आप सोच लीजिए, 68 इयर्स का आदमी ये सोच करके कि आज भी मुझे क्या जरूरत है। हकीकत यह है, देखिए 3 चीजें हैं। एक होता है मुफ्तिया, एक होता है सब्सिडी। सोशल वेलफेयर स्टेट है तो कुछ सेक्टर्स में सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी। सुनिए, सब्सिडी अगर किसी कॉज के लिए है, अगर विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप साइकिल बांटते हैं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप टेलीविजन किस बात का बांटते हैं? और सुनिए, दूसरी बात यह है कि 1 अरबपति भी सब्सिडाइज गैस क्यों ले रहा है? बिल्कुल, ये सिस्टम की फॉल्ट है। सिस्टम और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए सब करती हैं कि ये कभी भी जनता से इस बात गुप्ता जी, आप लोग बदलाव की बात कर आए थे। 1 करोड़ कमाने वाला भी एलपीजी गैस पर सब्सिडी लेता है। 46,000 करोड़ रुपए सरकार पर बोझ पड़ते हैं और नतीजा ये होता है कि हमें अपना डिफेंस बजट, अपना हेल्थ बजट, अपने प्रोग्रेसिव बजट्स को काटना पड़ जाता है। 9 महीने में सरकार का पैसा खत्म हो गया है। इस बार बजट में कुछ अलग देंगे जेटली साहब? विजेंद्र गुप्ता जी, जी मैंने आपके सामने सवाल रखा, आपने सुना? आपने जी आप ही से था सवाल। पिनाज जी, आप बताइए। जी, सिस्टम फेलियर की बात की जा रही है कि जो एलपीजी सवाल करिए। एलपीजी पर सब्सिडी मिलती है, 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है उस सब्सिडी के तौर पर सरकार को झेलना पड़ता है। 20,000 रुपए कमाने वाला भी और 20 लाख कमाने वाला भी उस एलपीजी सिलेंडर का जो सब्सिडी है उसका वहन करता है। तो ऐसे में क्या हम मोदी सरकार से उम्मीद रखें, पूर्ण बहुमत में है, कुछ कड़े ऐसे फैसले ले जिससे सुपर रिच जो हैं कहीं ना कहीं उन तक ये सब्सिडी ना पहुंचे? सुपर रिच, अपर मिडिल क्लास।
जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्यों दी जा रही है, और सवाल इस बात का है। नहीं, और सवाल इस बात का, देखिए एक बात तो मैं पिनाज स्पष्ट कर दूं कि 1240 रुपए का सिलेंडर बिना सब्सिडी के भी 650 रुपए पर आ गया है, आपके सामने है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और ये जो कीमत कम हुई है इसका लाभ सीधा सीधा देश की जनता को मिल रहा है, फिर बढ़ जाएगा। और तीसरा, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसके कारण क्या है क्या नहीं है, लेकिन देश की जनता लाभान्वित हुई है। मेरा सीधा सवाल दूसरा है जो जी दूसरा हमारा ये स्पष्ट कहना है कि वित्त मंत्री और भारत सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, बजट बेहतर से बेहतर बन सके और लोगों पर महंगाई की मार कम से कम पड़े, इसके लिए पूरी तरह कार्यरत है, उसी तैयारी में है। और जो बजट आएगा वो बहुत अच्छा बजट होगा, जनता के हित का बजट होगा और पब्लिक एट लार्ज जनता के हित के साथ साथ कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बजट ना हो, यही उम्मीद की जा रही है पूर्ण बहुमत की उस सरकार के से जो विकास के नाम पर सत्ता में आई है। मीम अफजल साहब, जरा मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगी। फूड सिक्योरिटी बिल जो लाया गया था, सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है उसे, लेकिन क्या वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए गले की फांस तो नहीं बन गया है? आपको बता दें, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की जो योजना थी उस पर 11 राज्यों में ये योजना जो है वो लागू है। आपको बता दें कि जो खर्च आता है कुल मिलाकर उस पर 1,30,000 लाख करोड़ रुपए आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार अगर चाहे तो ये कम कर सकती है, क्योंकि जो कमेटी बनी थी इसको रिव्यू करने के लिए उसने कहा है कि अभी तक इसके दायरे में 67% लोग आते हैं, अब उसको कम करके 40% कर दिया जाए। मीम अफजल साहब, जल्दबाजी में लोगों को लुभाने के चक्कर में क्या कुछ अति महत्वाकांक्षी योजना बन गई थी? आपको भी लगता है कि अब मोदी सरकार में इसको कट डाउन करना चाहिए, नहीं तो देश को सब्सिडी लेने की नौबत आ जाएगी विदेशों से? बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। अच्छा, 82 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा और उसमें निचले बिल्कुल गरीब लोग भी शामिल हैं और निचले दर्जे के जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो भी शामिल हैं इसके अंदर। और मैं आपको बताऊं, आपने बड़े जोर से कहा कि 1 लाख, ये जहां तक मेरी जानकारी है जब हमने इसको बनाया था 1,20,000 करोड़ का खर्चा था, उसमें 95,000 करोड़ का ऑलरेडी बंदोबस्त हमने किया था, 20-22 हजार करोड़ उस वक्त बाकी था जिसका बंदोबस्त हमें करना था। चलिए, समझ से परे है कि गड्ढे एक ही जगह के खुदवाकर लोगों को रोजगार गारंटी दे दी जाती है, फिर उन गड्ढों को भरवा दिया जाता है, सब्सिडी देकर एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ता जाता है और दूसरी तरफ आप मुफ्त अनाज देने की बात करते हैं। समझ से परे हो जाता है कि ये किसोर जा रहा है। उम्मीद करते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कहीं ना कहीं कुछ कड़े कदम होंगे, ना कि लोक लुभावन बजट। इस सब्सिडी की मार, जो फ्री का नुकसान है, उससे देश और देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।